नमस्कार दोस्तों। आज हम किए गए वादे के अनुसार ज्वाइनिंग लेटर लेकर उपस्थित हुए हैं। आज इस ज्वाइनिंग लेटर को अनबॉक्स किया जाएगा और आपको डिटेल्स में बिल्कुल बताएंगे कि बैंक का फॉर्मेट नेफ्ट कैसा रहेगा, ठीक है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से बनवानी है और शपथ पत्र कौन सा लेके आना है, एनएससी कितने की बनेगी, किस शर्त पर आपको ज्वाइनिंग दी जा रही है, सारी चीज़ों को हम डिटेल्स में समझेंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, सारी एकदम अच्छी जानकारी आपके साथ शेयर की जाएगी। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल ऐसा है कि अब भविष्य में आपकी हमेशा हेल्प करता रहेगा। ठीक है, आपके ज्वाइनिंग तक, ज्वाइनिंग के बाद भी आपकी सहायता हमेशा करता रहेगा। तो चलिए, पहला जो फॉर्मेट ये है, इसी में से निकला हुआ फॉर्मेट ए को देखिए। फॉर्मेट ए कह रहा है कि शपथ पत्र का परफार्मा, अभ्यर्थी इस शपथ पत्र को बनवा कर लाएं। समक्ष मंडल रेल प्रबंधक को एड्रेस करके आप जिस डिवीज़न में अलॉट हुआ है, जो डिवीज़न, उसके मंडल रेल प्रबंधक को लिख देंगे। उत्तर मध्य रेलवे ये तो है, इलाहाबाद का है, आप कहीं का भी लिख सकते हैं भाई, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली या कुछ भी डीआरएम को एड्रेस करना है। शपथ में क्या लिखना है कि मैं शपथ करता, ये अपना सब सारी चीज़ें लिख देना है। मेरा नाम ये है, पिताजी का नाम ये है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, मेरा जन्म तिथि ये है, शैक्षिक योग्यता ये है। ठीक है, और 3 नंबर में कह रहा है कि मेरे विरोध किसी भी प्रकार का वाद या किसी थाने में दर्ज नहीं है और न ही किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद से संबंधित मुकदमा विचाराधीन है। ठीक है, ये आपको शपथ में देना है। 4 क में लिख रहा है कि मैं विवाहित हूँ, आज की तिथि में मेरा एक ही पत्नी जीवित है और भविष्य में बिना पूर्व प्रशासन अनुमति के दूसरी विवाह नहीं करूँगा। ये आप शुरू में ही शपथ दे देते हैं कि दूसरी विवाह नहीं करेंगे। ठीक है, जो अविवाहित हैं वो 4 ख को लिखेंगे कि मैं अविवाहित हूँ। ठीक है, 5 नंबर में कह रहा है कि मेरे द्वारा दी गई सभी जानकारी शैक्षिक योग्यता के प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र सही हैं। यदि इनमें से कोई विरोधाभास पाया जाता है तो इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार हूं और इसकी जिम्मेदारी बिना किसी सूचना की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। रेल प्रशासन द्वारा मेरे पक्ष में भुगतान की गई राशि को भी वसूल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये शपथ आपको ले जाना है। आपराधिक मामलों के लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा। मैं शपथ व तलफ तस्दीक करता हूँ कि धारा ये निजी जानकारी सच है और इसमें कुछ भी झूठा नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें शपथ में आपको बनवा कर ले जानी है। और जो विवाहित हैं वो 4 क बनवाएंगे कि एक ही पत्नी है, और जो अविवाहित हैं वो 4 ख बनवाएंगे। ठीक है, शपथ करता, ये आप शपथ बनवाएंगे कचहरी से। ठीक है, नेक्स्ट एक छोटी सी पर्ची निकलती है बायोडाटा की। फॉर्मेट बी जो रहता है बायोडाटा, इसे अभ्यर्थी स्वयं भर के ले आएँ। जो भी जन्म तिथि, जाति है, आपका एड्रेस है, आधार नंबर, पैन कार्ड, मोबाइल नंबर और जो पहचान चिन्ह है वो आप देंगे। ठीक है, ये आपका बायोडाटा हो जाता है। अब आ जाइए फॉर्मेट सी को देखते हैं। जो आप डीबी के दौरान ले गए हैं दस्तावेज वो तो रहेंगे ही रहेंगे, ये सब एडिशनल में है। जैसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लेना है, फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट / डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट, लास्ट एसडीएम तक आप ले जा सकते हैं। ठीक है, शपथ ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसडीएम का कम से कम लगेगा। ठीक है, फॉर्मेट सी हो गया। फॉर्मेट डी क्या कहता है? फॉर्मेट डी भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट से ही है। हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लास्ट अटेंड, जो लास्ट टाइम में जहाँ से एजुकेशन आप लिए हैं, या फिर कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाएंगे। मेन कैरेक्टर जो रोल है उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसडीएम वाला है, और दूसरा में ये है कि या तो आप जहाँ से लास्ट एजुकेशन लिए हैं वहाँ से बनवाइए या फिर कोई भी गेस्टेड ऑफिसर से बनवा लीजिए। तो चलिए, फॉर्मेट ABCD हम लोग देख लिए हैं। अब जो ज्वाइनिंग के लिए आपका आता है एडमिट कार्ड, उसके पीछे जो अनुदेश हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ये एडमिट कार्ड के पीछे का पार्ट है जो ज्वाइनिंग के लिए आपको एडमिट कार्ड दिया जाता है। मूल दस्तावेज स्वप्रमाणित, ठीक है, तथा ये राजपत्रित अधिकारी से जो अटेस्टेड है ये नहीं चलता है, अब स्वप्रमाणित ही चल जाता है। शैक्षिक योग्यता हो गया, जो जाति से हैं जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा आपको। चरित्र प्रमाण पत्र जो ये फॉर्मेट लगा हुआ है उस फॉर्मेट में, सी में और डी में। ठीक है, और फिर इसके बाद लिखित प्रवेश पत्र की आधी प्रति। ठीक है, सरकारी कर्मचारियों के मामले में नियंत्रक अधिकारी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। ठीक है, आवेदन पत्र पर चिपकाए गए फोटो के समरूप एक ही प्रकार के 10 प्रति लाने हैं। PVR फॉर्म, छायांकन फॉर्म, इसकी जिक्र अभी हम लोग आगे वीडियो में करेंगे, छायांकन फॉर्म क्या है। ठीक है, तो ये 2 प्रति फोटो स्टेट और 3 प्रतियों के मूल रूप से भरकर साथ लाएं। ठीक है, छायांकन फॉर्म पर चिपकाए गए फोटो राजपत्रित अधिकारी से प्रमाणित करा कर लाना होगा। ठीक है, मतलब छायांकन फॉर्म ये एक भेजेंगे और 2 और आपको फोटो स्टेट करा करके उसको फिलअप करवा के लाना है। ठीक है, आधार कार्ड की फ़ोटो लाना है,
इस पत्र के साथ संलग्न एक शपथ पत्र, जो अभी हम लोगों ने देखा शपथ पत्र, जो फॉर्मेट ये था, वो बनवा के लेके आना है और बायोडाटा भर के ले आना है। मांगे गए वैध दस्तावेज के साथ दस्तावेज सत्यापन केंद्र पर समय से पहुँचें, ठीक है, नहीं तो उम्मीदवारी निरस्त की जाएगी। रेलवे का ये सरल भाषा है, ठीक है। तिथि में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए अभ्यर्थी को जाने आने के लिए कोई भी खर्च नहीं दिया जाएगा या ठहरने के लिए। और नेक्स्ट जो पॉइंट है 6 नंबर, उसमें कह रहे हैं कि IFSC MICR कोड, उसके लिए एक नेफ्ट फॉर्म है, अभी हम दिखाएंगे नेफ्ट फॉर्म, उसको लेकर आना है, ठीक है। और नेक्स्ट में जो रेलवे हर बार बोलती है कि दस्तावेज सत्यापन हेतु किसी अभ्यर्थी को बुलाने मात्र से ही उसके रेलवे में नियुक्ति के हकदार नहीं है, ठीक है। तो ये तो लास्ट पॉइंट है इनका, और पहला पॉइंट होता है इनका कि प्रोविजनल है, हैं। चलिए, तो ज्वाइनिंग के साथ ये अटेस्टेशन फॉर्म एक आपको मिलेगा, जिसमें टोटल 5 पेज रहते हैं। तो पहला पेज देख लीजिए, यहाँ फ़ोटो लगेगा आपका, सत्यापित होगा, ठीक है। और जो इस पर दिया गया सारी चीज़ें पढ़ने लायक है, सब पढ़ लीजिएगा। छायांकन फॉर्म में गलत जानकारी देना, वास्तविक जानकारी को छिपाना अयोग्यता समझी जाएगी, जिससे उम्मीदवार सरकारी सेवा के लिए अयोग्य ठहराया जाएगा, ठीक है। सारी, और 2 नंबर कह रहा है कि यदि फॉर्म भरने और भेजने के बाद यदि उम्मीदवार पकड़ा गया तो उसे सज़ा हो, वंचित किया गया हो, या उसके बारे में लोक सेवा आयोग या रेल सेवा या उस अधिकारी को जिसे छायांकन पत्र भेजा गया हो, इस स्थिति को शीघ्र लिख देना चाहिए, अन्यथा यह समझा जाएगा कि वास्तविक जानकारी छिपाई गई है, ठीक है। तीसरा नंबर यह है कि यदि नौकरी के दौरान किसी भी समय छायांकन पत्र पर यह पाया गया कि गलत जानकारी दी गई है तो या वास्तविक जानकारी छिपाई गई है तो आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। मतलब कुल मिला के ये है कि ओवरऑल झेलना आपको है, ठीक है। नीचे आते हैं कि इसमें भरने का फॉर्मेट क्या क्या दिए हैं ये, तो नीचे आ जाइए। ये पूरा नाम यहाँ भरना है, पहले सर नेम भरा जाएगा इसमें, फिर इसके बाद अपना नेम भरा जाएगा। फिर वर्तमान में पूरा पता आपका देना है, घर का पूरा पता जो परमानेंट एड्रेस है। यदि पाकिस्तान के मूल निवासी हो तो यहाँ पता भरिए और आने का तारीख डालिए, ठीक है। ये हो गया 1 नंबर पेज हुआ, छायांकन फॉर्म का 1 नंबर पेज। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अभी और इम्पोर्टेंट 2 फॉर्म अभी हैं, उसको अभी दिखाने हैं छायांकन फॉर्म के बाद, ठीक है। 2 नंबर में देखिए, ये स्थान निवास सहित अपने 5 वर्षों में एक स्थान पर 1 वर्ष से अधिक समय तक निवास किया है, अब विदेश में रहे हैं तो उसका भी मतलब जानकारी देना है। तो उन सभी स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए जहां उम्मीदवार 21 वर्ष की अवस्था प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष से अधिक समय तक रहा है। 21 वर्ष से अधिक उम्र प्राप्त करने के बाद आप जहां रहे हैं वहां की पूरा देना है, 1 वर्ष से अधिक यदि जिस स्थान पर स्टे किए हों आप, ठीक है। पूरी जानकारी देनी पड़ती है इसमें, और देना भी चाहिए सही, ठीक है। तो देखिए यहाँ है 21 वर्ष के बाद यदि आप कहीं 1 साल रहे हैं, 21 साल से 22 साल में, तो से फ्रॉम और टू, मतलब कब से कब तक, ठीक है। निवास करने का पूरा पता और पिछले कॉलम में दिए गए स्थान के जिला मुख्यालय का नाम, ठीक है, जिला मुख्यालय का नाम दे देंगे। फिर इसके बाद मतलब जो भी आप स्टे किए हों, हो सकता है कि आपकी 28 साल एज है, 1 साल करके 5-6 जगह स्टे किए हों 21 साल के बाद, तो सारी डिटेल्स इसमें भर दी जाएगी, ठीक है। नीचे आ जाइए, पिता का सारा डिटेल्स यहाँ पर भरा जाएगा, ठीक है। पिताजी का पूरा नाम, वर्तमान डाक का पता, मतलब पोस्टल एड्रेस, ठीक है। और फिर इसके बाद घर का अस्थायी पता, पिताजी का व्यवसाय, यदि सेवा में है तो पद, नाम, कार्यालय, ठीक है। नीचे आ जाइए, 6 नंबर में राष्ट्रीयता के बारे में पूछ रहा है। राष्ट्रीयता माताजी का, पिताजी का, यदि कोई हस्बैंड वाइफ हैं, विवाहित हैं तो उनका दीजिए, उम्मीदवार का, ठीक है। पति पत्नी का जन्म स्थान, ठीक। नेक्स्ट ऑप्शन में आ जाइए, तो 3 नंबर पेज है ये छायांकन फॉर्म का, अटेस्टेशन फॉर्म का। तो इसमें पति पत्नी कोई हैं तो उनका जन्म तिथि, वर्तमान आयु और मैट्रिक उत्तीर्ण करने की आयु, ठीक है। जन्म स्थान, जिला और राज्य जिसमें स्थित हों, जिला और राज्य जहाँ की उसमें निवासी हों, ठीक है। 9 नंबर में आ जाइए, आपका धर्म पूछ रहा है। यदि आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से हैं तो हाँ या ना में उत्तर दीजिए, ठीक है। फिर इसके बाद शैक्षणिक योग्यता आपसे ली जाएगी। 10 नंबर में शैक्षणिक योग्यता, 15 वर्ष की आयु से स्कूल और कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने की अवधि और स्थान सहित। इसमें पूरा नहीं देना है कि LKG आपने कहाँ से किया, UKG कहाँ किया, 15 वर्ष के आयु से, 15 वर्ष से पूरा देना है। यदि 15 वर्ष में आप 9वीं में थे तो 9वीं का भी देंगे, ठीक है। स्कूल कॉलेज प्रवेश तिथि, छोड़ने की तिथि, उत्तीर्ण, ठीक है। तो 10 नंबर में सारी शैक्षिक योग्यता भर दीजिए। और 11 नंबर में पूछ रहा है कि यदि आपकी कभी नियुक्ति हुई है तो उसका विवरण दीजिए, ठीक है। पद या कार्य का विवरण, कब से कब तक रहे, कार्यालय और संस्था का पूरा नाम,
पिछली नौकरी छोड़ने का कारण, यदि छोड़ दिए हैं तो, ठीक है। नहीं छोड़े हैं तो अब तक लिखिएगा, आज तक लिखिएगा, ठीक है। चलिए, तो 11 का ख जो है वो पिछले सरकारी नौकरी, भारत सरकार, राज्य सरकार, योजना नियंत्री राज्य सरकार या किसके अधीन किए हुए हैं वो देना पड़ेगा, ठीक है। यदि आप आने वाले भारतीय रेल नियम 149 के अधीन अन्य नियम आवश्यक अवधि नोटिस देकर नौकरी छोड़ी है तो क्या उस समय या बाद की अवधि में आपकी नौकरी खत्म होने से पहले आपके विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई थी, स्पष्टीकरण देना है, ठीक है। एक बार आपसे शपथ पत्र ले लिए हैं, फिर आपको 12 क में पूछ रहे हैं कि क्या आपको कभी पकड़ा गया, गिरफ्तार किया गया, नज़रबंद किया गया, मुचलका खिलाया गया, जुर्माना या किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया, किसी रेलवे या लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षाओं चुनावों में भाग लेने से वंचित किया गया, अयोग्य ठहराया गया, विश्वविद्यालय या किसी शैक्षिक संस्था के द्वारा निलंबित किया गया, किसी परीक्षा में बैठने से वंचित किया गया, इसका विवरण देना है आपको 12 क में, ठीक है। 12 ख कहता है कि क्या यह छायांकन फॉर्म भरते समय किसी न्यायालय में, विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण पदाधिकारी संस्था में आपके विरुद्ध कोई मुकदमा चल रहा है, तो सारी चीज़ें आप, और यदि क और ख में उत्तर हाँ है तो उसका विवरण देना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, ये पेज 5 है, लास्ट पेज है पीवीआर छायांकन फॉर्म का। 2 फॉर्मेट और आपको दिखाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। 13वां नंबर क्या है कि आपके इलाके में 2 जिम्मेदार व्यक्तियों का नाम जो आपसे परिचित हों, व्यक्तियों का नाम, इसमें रिलेटिव का नाम नहीं देना है, जो आपसे परिचित हैं उनका नाम दीजिए, ठीक है। उनका एड्रेस भी लिख दीजिए वहाँ पर, ठीक है। नीचे में कह रहा है कि मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती सूचना मेरे जानकारी विश्वास के अनुसार सत्य और पूर्ण है, ऐसी किसी परिस्थिति से अवगत नहीं हूँ जो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य ठहराए, ठीक है। आपका सिग्नेचर हो जाएगा। नीचे आ जाइए, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट इसी में देना है। इसे पहचान पत्र पर किसके किसके हस्ताक्षर आप करा सकते हैं, केंद्र या राज्य सरकार के कोई भी राजपत्रित अधिकारी, कोई भी गैजेटेड ऑफिसर का नीचे साइन हो जाएगा। संसद या विधानसभा का सदस्य या उपमंडल मजिस्ट्रेट हो, हैं, और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिसर, तहसीलदार, नायब, कुछ भी हो जाएगा। सभी मान्य शैक्षणिक संस्था जिनमें प्राइमरी स्कूल भी शामिल है उसके आचार्य अध्यापक को भी साइन हो जाएगा। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर या पोस्ट मास्टर की भी साइन हो जाएगी, जिसमें वो प्रमाणित करेंगे। यहाँ देखिए, मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं श्री फलना पुत्र श्री फलना को इतना वर्ष और इतने महीनों से जानता हूँ, जो मेरे विश्वास के अनुसार दिए गए विवरण, इनके विश्वास के अनुसार दिए गए विवरण सही है, ठीक है। तो सारी चीज़ें लिख करके वो साइन मोहर कर देंगे। एक तो ऊपर आप देखे होंगे कि राजपत्रित अधिकारी का फोटो आपका छायांकन होगा, अटेस्ट होगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये यहाँ पर आइडेंटिटी दूसरे से भरवाना है, 2 अलग अलग लोगों से भरवाया जाएगा, ठीक है। और नीचे आ जाइए, बाकी आपका काम खत्म है, ये कार्यालय का है, ठीक है। तो ये हो रहा आपका छायांकन फॉर्म। आइए दूसरा देखते हैं। एक लेटर और इसमें रहता है, देखिए पैनल वाला रहता है, मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय, जो भी है नाम एड्रेस आपका रहेगा। अस्थायी नियुक्ति, ये एडमिट कार्ड के बाद दूसरे नंबर पर ये निकलता है, ठीक है। ये आप में लिखा गया है कि जीएम एनसीआर या जीएम का जो भी है, जहाँ के भी जीएम हो, जीएम का पैनल, चूँकि पैनल वहीं से होता है तो पैनल हो गया, ठीक है। अभी तक क्या होता था कि मेडिकल मंडल ही कराता था, इसलिए पहला नंबर पर ही लिख रहे हैं शर्त में कि A2 मेडिकल आप उत्तीर्ण हो। अब इस टाइम तो आप लोग A2 मेडिकल उत्तीर्ण होके जाएंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर पर कहा जा रहा है इसमें कि यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि नियुक्ति के 14 दिनों की सूचना पर यदि आपकी सेवा, यह स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि आपकी नियुक्ति 14 दिनों की सूचना पर यदि आप सेवा अवधि 3 वर्ष से कम है और 1 माह की सूचना पर यदि आपको सेवा अवधि 3 वर्ष से अधिक है, 3 वर्ष से अधिक है तो 1 माह, 3 वर्ष से कम है तो 14 दिन, ठीक है। तो समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है। आपको उपयुक्त सूचना देने के बदले प्रशासन को 14 दिनों और 1 महीने का वेतन देकर नौकरी छोड़ने का विकल्प नहीं, यदि आप अपेक्षित सूचना दिए बिना नौकरी छोड़ते हैं, ठीक है, तो आपके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। ये सारी डिटेल्स हैं, ये शर्त हैं आपके नियुक्ति के। आवश्यकता पड़ने पर रेलवे कभी भी स्थानांतरित किया जा सकता है। आपको मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता या गंभीर कदाचार के लिए नौकरी से हटाया जा सकता है। बर्खास्त किए जाने के कारण सेवाएं समाप्त किए जाने की स्थिति में उपयुक्त सूचना की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। आप रेलवे की नियुक्ति किए जाने पर सरकारी धनमाल या अन्य सभी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। आपकी नियुक्ति संबंध में सभी विनियमों का पालन करेंगे। अभी इसके बाद एक वो नेफ्ट वाला फॉर्म रह गया है, एक एनएससी आपको दिखाते हैं, ठीक है। तीसरा नंबर पर क्या कहता है कि आपको निर्धारित फॉर्म में भारतीय गणतंत्र के प्रति निष्ठा के साथ शपथ लेनी होगी और विवाह संबंधी घोषणा पत्र भरना होगा। वो तो आप दे ही रहे हैं, ठीक है, जो वो फॉर्मेट था। फिर कह रहा है कि आप रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या 10 डेटेड 31
दिसंबर 2003 तथा समय समय पर जारी नियमों के अनुसार न्यू पेंशन स्कीम के तहत लागू रहेगा आपका। ठीक है, यदि आपका कहीं नियोजन में हो तो वर्तमान नियोजक से कार्यभार से मुक्त किए जाने संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ में लाएं। ठीक है, सारी चीज़ें दिया हुआ है। ऊपर निर्देशित तारीख यदि आप इस कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, इस संबंध में यदि आप इस कार्यालय को डाक द्वारा सूचित नहीं करेंगे तो आपकी पात्रता बिना सूचना के रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये लिख के जरूर देते हैं। सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर यदि प्रशासन 7 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर यदि प्रशासन चाहे तो आपको कम से कम 5 वर्ष के लिए सैनिक सेवा में रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, सैनिक लोग कहाँ जाएंगे, आपको नहीं वहाँ भेजा जाएगा, लेकिन ये लिख के जरूर देते हैं पूरा। आपको नियुक्ति की गारंटी नहीं दी जा सकती क्योंकि नियुक्ति उस समय रिक्त पदों की उपलब्धता पर निर्भर होगी। ये भी नहीं है, आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, गारंटी ये समझ लीजिए, लेकिन रेल लिखती है पूरा। 8 नंबर पॉइंट कहता है कि आपको नियुक्ति का एक प्रस्ताव एक राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर अंतिम रूप से किया जा रहा है। यदि आपकी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में कुछ भी विपरीत टिप्पणी प्राप्त होती है तो आपकी सेवाएं बिना नोटिस के समाप्त कर दी जाएंगी। ठीक है, 9 नंबर कह रहा है, मतलब ये कह रहा है कि जो आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट एसडीएम से ले आ रहे हैं उसी के आधार पर आपको दिया जा रहा है नियुक्ति। बाकी सारा चीज़ें जो है वो पुलिस वेरिफिकेशन पर रिपोर्ट मतलब वो डिपेंड करेगा। ठीक है, 9 नंबर कहता है कि यदि आप उपयुक्त शर्तों पर नियुक्ति लेने को तैयार हैं तो कृपया लिखित रूप से अपनी स्वीकृति दें। ऐसा न करने पर नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द किया जाएगा और उसका फिर से नवीनीकरण नहीं होगा, आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा। ठीक है, 10 नंबर कह रहा है कि आपको नियुक्ति के पश्चात एनपीएस के अंतर्गत निर्धारित S1 फॉर्म की 2 प्रति भरकर उस पर मांगी गई बैंक से संबंधित पूर्ण जानकारी भरकर यदि वरिष्ठ अधीनस्थ को तत्काल उपलब्ध कराना होगा। आपको किसी भी प्रकार के वेतन भुगतान S1 फॉर्म सही रूप से भर उपलब्ध कराए बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है, एनपीएस का तुरंत जो है कि रजिस्ट्रेशन होगा, इनका कहने का मतलब ये है। 11 नंबर कहता है कि आपको यह नियुक्ति पूर्णतः आपके शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर निर्भर है। भविष्य में कोई भी कमी पाए जाने पर आपकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, कार्मिक अधिकारी का हस्ताक्षर हो गया यहाँ पर। अब इसके जस्ट नीचे आपको घोषणा करना पड़ता है, उपयुक्त शर्त के पर नियुक्ति का प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूँ। मैं निष्ठापूर्वक वचन देता हूँ कि भारत के गणतंत्र द्वारा के प्रति वफादार निष्ठावान रहूँगा। ठीक है, मैं अपने पद और प्रति कर्तव्यों के पालन वफादारी और निष्पक्ष भाव से करूँगा। ठीक है, ये उपयुक्त शर्त पर आपको मतलब सर्विस मंजूर है। ठीक है, इसका आप साइन करके देते हैं। बैंक से संबंधित डिटेल्स ली जाती है जिसे एनईएफटी फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, नेफ्ट फॉर्म, एनईएफटी ये इसलिए लिया जाता है क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम ही ले लिया जाता है। जब आपको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा तो ये फॉर्म आपका बिल्कुल फिट रहेगा, तो इससे होता है कि आप ट्रेनिंग में हैं, आपका स्टाइपेंड आपके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, 2 कैंसिल चेक भी लेते हैं, चेक भी ले लीजिएगा, पासबुक की फ़ोटो कॉपी भी लेते हैं ये लोग, तो ये 3 चीज़ें और ले लीजिएगा आप। ठीक है, ये फॉर्म में क्या है कि बैंक इसको भरता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि अपने से भर लेते हैं, बैंक इस पर सिग्नेचर मोहर कर देता है, वो अकाउंट से वेरी करा करके मिला करके आपके। ठीक है, सिस्टम से नाम, फादर्स नेम, पोस्ट ऑफ कैंडिडेट, ठीक है, आप भर देंगे जो भी पोस्ट पर आपकी नियुक्ति हो रही है, बैंक अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, नेम ऑफ बैंक, ठीक है, ब्रांच कोड, सिटी, सेंट्रल सिटी, जो आपको नहीं पता रहेगा ये सब बैंक भर देगा। ठीक है, MICR कोड, सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर एम्प्लाई का हो जाएगा, IFSC कोड, MICR कोड सब बैंक भर देगा। बिल यूनिट आपका लिख दिया जाएगा, ये आपको पहले से नहीं पता रहेगा तो इस पर कुछ ना करिएगा, आप यहाँ साइन कर दीजिएगा और बैंक मैनेजर का यहाँ दस्तखत हो जाएगा। ठीक है, तो ये NEFT फॉर्म होगा, अकाउंट से होगा, जिससे कि आपका स्टाइपेंड और सैलरी आपके अकाउंट में चला जाए। सबसे लास्ट में आपको दिखा पा रहे हैं संरक्षा धनराशि रेलवे NSC जमा करवाती है आपसे, और वो कितने का होता है, देखिए 300 रुपये का होता है NSC, जो वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक के नाम से होता है, यानी सीनियर DFM के नाम से होता है। ठीक है, जमानत राशि आपसे 300 रुपये जमा कराती है रेलवे NSC के रूप में। ठीक है, तो ये NSC भी आपको बनवाना पड़ेगा। और ये NSC क्या होता है कि जहाँ आप डिवीज़न में जा रहे हैं वहाँ चूँकि सभी लोगों को नियुक्ति देते रहते हैं, तो वहीं के प्रधान डाकघर से बन जाता है NSC। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, हमने अपने शर्त पर शायद खरा उतरे हों। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए कि जानकारी और लोगों तक जाए ये सब चीज़ें कि ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।